Hello students, now I am going to teach you the solution of half yearly exam 12th class इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 24 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आपने कौन सी क्वेश्चन सही किए हैं कौन से गलत किए हैं मिला लीजिए। और दूसरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लर्न कर लेना उनको। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वार्षिक एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं क्योंकि ये पहली बार जिला स्तरीय एग्ज़ाम है, राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल पर ये एग्ज़ाम इसके पेपर है। स्टेट लेवल पूरे स्टेट के एक ही प्रकार के पेपर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसलिए सभी अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिए और सभी इस क्वेश्चन पेपर को लर्न कर लीजिए, ये आपके वार्षिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो पैसेज का है। उसमें हॉबीज़ के बारे में बताया गया है कि अपनी कौन कौन सी हॉबीज़ होती है, हॉबीज़ का मतलब क्या है ना। तो देखो, व्हाट आर द हॉबीज़, हॉबीज़ क्या होती है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का हॉबीज़ क्या होती है ऊपर पहला ही दिया हुआ है, हॉबीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट वी इंगेज इन आवर फ्री टाइम। हॉबीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो हम फ्री टाइम में इंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं, वो हॉबीज़ होती है। तो पहले का उत्तर ये। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज़, अलग अलग प्रकार की हॉबीज़ बताइए। तो देखो, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, ये हॉबीज़ है, ठीक है। अदर कॉमन हॉबीज़ आर स्टाम्प कलेक्टिंग, क्ले मॉडलिंग, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, दीज आर द हॉबीज़, ये दूसरी है। आर हॉबीज़ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस और नॉट, हॉबीज़ पर्सनल चॉइस का मैटर है या नहीं है, बिल्कुल। दिस इज़ द ओन पर्सनल चॉइस, ये पर्सनल चॉइस का मैटर है, ये तीसरे का उत्तर है। हाउ डू हॉबीज़ रिफ्रेश और माइंड, हॉबीज़ हमारे माइंड को रिफ्रेश कैसे करती है। दे रिफ्रेश और माइंड आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क, पूरे दिन के वर्क के बाद ये हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हाउ कैन हॉबीज़ हेल्प अस डेवलप और ओवरऑल पर्सनैलिटी, हॉबीज़ हमारी ओवरऑल पर्सनल डेवलप करने में कैसे मदद करती है। हॉबी है डेवलप करने इसलिए मदद करती है कि ये हॉबीज़ है वो हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देती है। और देखो, वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू डू और रूटीन वर्क इफेक्टिवली, हमारे रूटीन वर्क को इफेक्टिवली करने के अलावा कुछ और अलग हम करना चाहते हैं, इसलिए हॉबी है वो हमारे पर्सनल डेवलप कर देती है। ये चौथे का उत्तर लिख सकते हो आप। पांचवे का उत्तर है पांचवा, ठीक है। छठा, हाउ कैन वी मीट विद पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के लोगों से हम कैसे मिल सकते हैं। तो देखो, वी शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, ये देखो लास्ट में, यदि हम कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं और कॉरस्पोंडेंस करते हैं दूसरे लोगों के देशों के साथ, तो ये लास्ट वाला छठे का उत्तर है। इस प्रकार हम हॉबीज़ के साथ दूसरे लोगों से भी मिल सकते हैं। पैसेज में से शब्द है जिसका मतलब फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हॉबीज़ होती है। फ्री टाइम एक्टिविटीज़ क्या होती है, हॉबीज़। हैप्पी, हैप्पी का अर्थ होता है यहाँ जॉय, ठीक है। तो ये पहले पूरे पैसेज का उत्तर मैंने बता दिए हैं, आप मिला लेना या आपने सही किए या गलत किए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, डल लेक के बारे में है, जम्मू कश्मीर के डल लेक का अट्रैक्शन का केंद्र है। तो देखो पहला, वॉट इज़ द अनदर अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर दूसरा अट्रैक्शन क्या है, अनदर अट्रैक्शन इज ए फ्लोटिंग लेक, दूसरा अट्रैक्शन है फ्लोटिंग लेक। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ये देखो अट्रैक्शन फ्लोटिंग पोस्ट ऑन डल लेक, ये अट्रैक्शन का दूसरा कारण है पर्यटकों का। वेयर इज़ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बिल्ट, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ बिल्ट है। तो देखो, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक पर बिल्ट है, जो डल झील है वहाँ पर फ्लोटिंग ऑफिस बिल्ट की हुई है, ठीक है। तो ये दूसरे का उत्तर है, जम्मू कश्मीर में। हाउ मेनी रूम्स द पोस्ट ऑफिस हैज़, कितने रूम्स है पोस्ट ऑफिस में। तो देखो, द फ्लोटिंग लेक जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है उसमें दो रूम्स है। वन सर्वेज एज ए ऑफिस, पहला ऑफिस के रूम में सर्वे करता है, एंड अदर एज ए स्मॉल म्यूजियम, और दूसरा स्मॉल म्यूजियम के रूप में सर्वे करता है। तो ये तीसरे का उत्तर है, ठीक है। हाउ वॉज द पोस्ट ऑफिस एंकर्ड एट द टाइम ऑफ फ्लड इन 2014, 2014 फ्लड के दौरान पोस्ट ऑफिस को कैसे एंकर किया गया। तो देखो,
रेस्क्यू टीम हैड टू एंकर इट यूजिंग स्पेशल मैकेनिज्म। रेस्क्यू टीम को स्पेशल मैकेनिज्म यूज करते उसको एंकर करना पड़ा। तो ये चौथे का उत्तर है। चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का यहाँ अर्थ है फैसिनेशन। ये देखो, ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन और फैसिनेशन। तो ये दोनों पैसेज है, बहुत इजी पैसेज है। अब देखो राइटिंग का सेक्शन है, बी सेक्शन, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो राइटिंग के सेक्शन को। ठीक है, तो पहला पैसेज, यू आर इंजीनियर, तुम इंजीनियर हो, इन नीड ऑफ जॉब, जॉब की तलाश में। हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, तुम इंजीनियर हो, जॉब की तलाश में हो। ठीक है, इन अराउंड जयपुर, जयपुर के चारों ओर। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक इन ए लोकल न्यूज पर, लोकल न्यूज में पब्लिक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। सबसे पहले कोई सा भी आप एडवर्टाइज लिखो, जो कॉलम का नाम है, टाइटल है, वो लिखना है। अब आप जो इंजीनियर और जॉब की तलाश कर रहे हो, तो जो टाइटल होगा वो होगा सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड। अब देखो, यदि कोई कंपनी वैकेंसी निकालती है तो सिचुएशन वैकेंट लिखा जाता है, और यदि कोई जॉबलेस पर्सन लिख रहा है तो सिचुएशन वांटेड में लिखा जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ए वेल क्वालिफाइड इंजीनियर, ए वेल क्वालिफाइड इंजीनियर। दूसरा यदि मार्कर यूज करते हैं, कौन सा, लाल वाला, कैसे रहता है देखते हैं। इंजीनियर लुक्स फॉर, ये ठीक है। एक वेल क्वालिफाइड इंजीनियर लुक फॉर, तलाश रहा है, क्या तलाश रहा है, ए जॉब इन एंड अराउंड जयपुर, जयपुर के पास या जयपुर के चारों ओर। ये आपने सबसे पहले, वेल क्वालिफाइड इंजीनियर लुक्स फॉर या सिक्स फॉर ए जॉब अराउंड जयपुर। अब वो उसकी विशेषता बता सकते हो, वेल एक्सपीरियंसड, एक्सपीरियंसड अच्छा है ना। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक है। एंड 40 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल का है। एंड वेल क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड आ गया, ऊपर ही आ गया है ना। और भी अडेप्ट है या स्किलफुल, अडेप्ट कह सकते हो, कुशल। एट कंप्यूटर, कंप्यूटर में बहुत कुशल है ना। हैंडल एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। आप इसमें सेंटेंस नहीं बनाओगे, बिना सेंटेंस सीधा लिखना है। वेल एक्सपीरियंसड, एनर्जेटिक, 40 ईयर्स ओल्ड, अडेप्टेड कंप्यूटर, हैंडल एनी सिचुएशन, और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब आप एक्सपेक्टेड सैलरी भी, इंजीनियर मेरी सैलरी कितनी है तो बताओगे एक्सपेक्टेड सैलरी। आशाजनक सैलरी भी बता सकते हो एक बार में, आप कहोगे 40,000 रुपीज़ पर मंथ। भी कम से कम 40,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। कॉन्टेक्ट, प्लीज़ कॉन्टेक्ट, अब किसी को ज़रूरत है वो कॉन्टेक्ट कर लो भाई। तो ये आपको सिचुएशन वांटेड ऐसे कैपिटल लेटर में कॉलम लिखना है अखबार का जिसमें आप पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद में ऐसे लिखना है। यदि कोई कंपनी निकाल रही है एडवर्टाइजमेंट तो सिचुएशन वैकेंट होगा। सिचुएशन वैकेंट में कंपनी लिखेगी, सिचुएशन वैकेंट में आगे कि ये कंपनी रिक्वायर्स ए वेल क्वालिफाइड इंजीनियर, वेल क्वालिफाइड इंजीनियर रिक्वायरमेंट कर रही है। उनकी एज लिमिट ये होनी चाहिए, वेल एक्सपीरियंसड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, अडेप्ट कंप्यूटर में होना चाहिए, है ना। सैलरी इतनी है, तो ये दोनों एक जैसे ही लिखे जाते हैं। तो ये था आपका वेल सिचुएशन वांटेड कॉलम का एडवर्टाइजमेंट। आगे देखो, अपने चलते हैं दूसरे। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देखो कौन सा है। इनविटेशन की रिप्लाई लिखनी है आपको। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा से आपने एक इनविटेशन रिसीव किया है। ठीक है, यू हैव टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑन 15 जनवरी 2025। एनुअल फंक्शन को आपको अटेंड करना है। ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में 4 बजे 15 जनवरी 2025 को आप एनुअल फंक्शन को अटेंड करना है चीफ गेस्ट के रूप में आपको।
अब उसको वापस इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी है एक्सेप्ट करते हुए कि भी बहुत बढ़िया काम किया, ये कहते हुए आपको वापस रिप्लाई लिखनी है। अब कैसे लिखो, ये इनफॉर्मल रिप्लाई है, इनफॉर्मल रिप्लाई है ना, इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई का मतलब हो गया कि आपको लेटर के रूप में लिखना है इसको। फॉर्मल एक अलग होता है, इनफॉर्मल जस्ट एज ए लेटर होता है। तो कैसे लिखना है आपको, देखो सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखो, 124C गांधीनगर, गुजरात। ये इनफॉर्मल रिप्लाई है, फॉर्मल अलग लिखा था, ठीक है ना। वैसे स्कूल और स्टाफ को वापस रिप्लाई तो फॉर्मल होता है, लेकिन ये कहा गया है कि आपको इनफॉर्मल रिप्लाई देनी है, ठीक है। कोई सी एक तारीख लिख दो, 12 दिसंबर 2024, ठीक है। लिखना है वापस किसको, प्रिंसिपल को। अब वैसे ये इनफॉर्मल नहीं होता क्योंकि प्रिंसिपल को यदि लिखा जा रहा है तो ये फॉर्मल होता है, यहाँ इनफॉर्मल उन्होंने गलत लिखा है। वैसे ये क्या होगा, प्रिंसिपल को जो भी हम लिखेंगे वो फॉर्मल होगा। तो आप सीधा सा क्या लिखोगे, ऊपर लिखो इनफॉर्मल रिप्लाई। आप कौन हो वो आप बताओगे, मिस्टर एंड मिसेज मुकेश खन्ना या चौधरी जो भी है, थैंक्स क्या करेगा, धन्यवाद देता है किसको, द प्रिंसिपल, जिसको वापिस रिप्लाई करो उसको धन्यवाद देता है। मिस्टर एंड मिसेज करना है, वो धन्यवाद देता है प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, प्रिंसिपल और स्टाफ को। किस लिए धन्यवाद देता है, फॉर इनविटेशन, फॉर काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन के लिए धन्यवाद देता है, ठीक है। काइंड इनविटेशन किस अवसर पर, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन या ऑन द ओकेजन ऑफ ए एनुअल फंक्शन। अब एनुअल फंक्शन का नाम है वो बड़ा लिख सकते हो आप, ANNUAL, एनुअल फंक्शन। ये अट्रैक्शन के लिए भी ये इस पर इनविटेशन किया है, ठीक है। एनुअल फंक्शन के अवसर पर इनविटेशन करने के लिए धन्यवाद देता है प्रिंसिपल स्टाफ को। कहाँ पर होगा, ये दिया हुआ है एट स्कूल कैंपस, प्लेस लिख सकते हो एट, ये इन स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में। कब, तारीख लिखी हुई है 15 जनवरी 2025, ऑन 15 जनवरी। तो ऊपर तारीख दी हुई है, ये यहाँ गलत दिखी थी, ठीक है ना, 2025, 8 लगा के आगे टाइम भी लिख दिया 8:04 PM, 4 बजे, ठीक है। अब ये धन्यवाद देता है एंड हैज़ प्लेजर, धन्यवाद देता है एंड हैव प्लेजर, आनंदित है, टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। अब यदि आना नहीं चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो किस कारण हुआ, यदि नहीं आना चाह रहे तो आपको लिखना है यहाँ पर बट हैव इज वेरी श्योरी या वेरी श्योरी, फील श्योरी एट अनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन अटेंड करने के इनएबिलिटी पर वो श्योरी फील कर रहे हैं, बस इतना ही। आ रहे हैं तो हैव प्लेजर टू एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट करके बड़े ही आनंदित है। फिर इसको बंद कर दो। ये इनफॉर्मल रिप्लाई नहीं, ये फॉर्मल रिप्लाई है, अपनी इनफॉर्मल रिप्लाई नहीं कह सकती, ये फॉर्मल रिप्लाई है प्रिंसिपल को। इनफॉर्मल रिप्लाई ऐसे लेटर के रूप में लिखी जाती है। इनफॉर्मल लेटर जैसे मान लो किसी ने शादी पर आपको इनवाइट किया है, किसी फ्रेंड ने या किसी परिवार वाले ने, तब उसको आप लेटर लिखोगे, वो होता है इनफॉर्मल रिप्लाई। प्रिंसिपल को रिप्लाई दे रहे हो आप तो वो फॉर्मल रिप्लाई होगी, ठीक है। तो कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। जो व्यक्ति रिप्लाई दे रहा है वो धन्यवाद देगा, मिस्टर एंड मिसेज मुकेश
Sharma thanks principal and the staff for their kind invitation on the auspicious occasion of annual function on 15th January 2025 at 4 p.m. यदि आ रहे हो तो हैज़ मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट करने में बड़े आनंदित हैं। नहीं आ रहे हैं तो लिखना है बट सॉरी टू से एट द एनवे, सॉरी टू से दैट आई कांट अटेंड या ही कांट अटेंड द फंक्शन, फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन यदि जा रहा है तो हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट ये लिखना है। ठीक है, तो ये इनविटेशन रिप्लाई, इनविटेशन कैसे लिखा जाता है ये भी आपको लर्न करना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। आगे देखो लेटर है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन एट योर स्कूल, स्कूल के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो। एनजीओ ने एक आई ऑपरेशन कैंप आपके स्कूल में आयोजित किया है और आपके प्रिंसिपल ने तुमसे कहा है कि कैंप को ऑब्जर्व करो। अब इस पर रिपोर्ट भी लिखनी है। तो देखो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एन ए फरी आई ऑपरेशन कैंप, ए फरी आई ऑपरेशन कैंप, ये सबसे पहले लिखना है। कैंप को ऑर्गेनाइज किया है तो आप सबसे पहले रिपोर्ट लिख रहे हो, उस पर आप लिखोगे तारीख कि 24 जून या जुलाई जो भी है तारीख, है ना। स्थान कहाँ है वो लिख सकते हो, स्थान है देचू फड़ोदी जो भी है देचू। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करोगे 2 days एगो या यस्टरडे, यस्टरडे ए फरी आई ऑपरेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड, वॉज ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड कह सकते हो, वॉज हेल्ड ऑर्गेनाइज्ड इन और स्कूल, हमारी स्कूल में आयोजित हुआ। अब किसने आयोजित किया, द कैंप वॉज हेल्ड, कैंप हेल्ड हुआ आयोजित हुआ बाई एन एनजीओ, एक एनजीओ के द्वारा, एनजीओ के द्वारा ये होल्ड हुआ। द टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की टीम कहाँ से, या टीम ऑफ आई स्पेशलिस्ट से, वहाँ पे द आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स केम आई, कहाँ से आई, फ्रॉम एम्स जोधपुर, एम्स जोधपुर से आई स्पेशलिस्ट की टीम में आई। ठीक है, उसके बाद में कैंप की सिचुएशन क्या थी, देयर वर 50 बेड्स या 45 बेड्स फॉर दी पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए 50 बेड्स लगे हुए थे। द पीपल ऑफ द सराउंडिंग विलेजेज या सराउंडिंग एरिया केम देयर, वहाँ आए, टू चेक देयर आइज, चेक देयर, अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए, टू गेट देयर आइज चेक दिया, टू लेट देयर आइज चेक, उनकी आंखें चेक करवाने के लिए वो आए दूर दूर एरिया से। ठीक है, उसके बाद में ए ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स का एक ग्रुप, जो वॉलेंटियर्स है वॉज देयर, वॉज लगाना है, वॉज देयर, वॉलेंटियर्स का ग्रुप वॉज देयर टू हेल्प दी पेशेंट्स, पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए वहाँ थे। ठीक है, देयर वर lots of machines also for eye operation, आई ऑपरेशन के लिए बहुत सी
मशीन्स भी थी, ठीक है। द पीपल वर गैदर्ड देयर, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। अब लास्ट में आप रिपोर्ट को, इट इज सेड दैट नियरली 200 पेशेंट्स वर ट्रीटेड, लगभग 200 पेशेंट्स है वो ट्रीटेड हुए। ये आपने इसकी पूरी रिपोर्ट दे दी है। तो इस पर कोई भी कैंप वगैरह आयोजित तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, वो वहाँ की सिचुएशन बतानी है, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इसका स्क्रीनशॉट है ना वो लेके दोबारा रिवाइज करके वीडियो आगे पीछे लेके देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से, है ना। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, इजीली जो दिए बताया गया उसको आराम से। और भी कोई सी भी कैंप के आए हो इसी प्रकार लिखा जाता है कि किसने होल्ड किया कैंप है, टीम ऑफ डॉक्टर्स कहाँ से आई थी, जैसे मेडिकल कॉम्प प्लस पोलियो कैंप है ना, आई ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। फिर लास्ट में आप बताओगे कितना फ़ायदा हुआ, कितने का इलाज हुआ, क्या हुआ वो बताना है आपको। वहाँ वहाँ क्या हो रहा था वो भी बता सकते हो, है ना। इसके बाद देखो आपको एक पैराग्राफ लिखना है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ही इजी पैराग्राफ यू कैन राइट डाउन। एज यू नो द ग्लोबल वार्मिंग वाज इंक्रीजिंग एज द इंक्रीज ऑफ द CO2 एंड द कार्बन इमिशन, है ना। क्या कारण है उसका कारण बता दो। द रीजन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज ए डिक्रीजिंग द ट्री कवर्स, द फॉरेस्ट कवर के डिक्रीज होने के कारण, एंड द increasing carbon emission and CO2, the earth's temperature is rising, and because of that there is the ozone layer was also uh, destroying, and that's the sun's ultraviolet rays were directly falling on the earth, and because of that the earth's temperature is rising, and the result of it, the the ice of the mountains and the on the poles were melt down, and the sea level वो rise हो जाएगा, and the land will submerged into the sea, ज़मीन है वो समुद्र में समा जाएगी। तो ऐसा कुछ इसका रिजल्ट भी बता सकते हो। तो ग्लोबल वार्मिंग और आपको इस पर लिखना है, टेम्परेचर, ग्रीन हाउस हीट, ये सब कुछ यूज़ करते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे लेटर है। यू आर समीर लिविंग इन जोधपुर, बहुत ईजी। देखो यू आर समीर लिविंग इन जोधपुर, तो समीर हो जोधपुर में रह रहे हो, आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है, कहाँ से, डीलर से। यू हैव परचेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम डीलर, राइट लेटर टू रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के लिए लिखना है। आप समीर हो, अब देखो कैसे लिखना है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक बार ये मिटा ही दूँगी ऊपर वाली लाइनें और, ताकि हेल्प हो जाए। समीर हो जोधपुर से, अब आपको लेटर लिखना है। अब देखो लेटर लिखा कैसे जाता है, इंपॉर्टेंट आप लर्न करना है आपको। समीर है तो सबसे पहले जोधपुर से समीर हो तो जोधपुर का कोई सा एड्रेस लिखो, सबसे पहले एड्रेस लिखाता है, जोधपुर का कोई सा एड्रेस है, आपने लिखा 124C स्टेशन रोड जोधपुर, स्टेशन रोड है जो ये जोधपुर, यहाँ नीचे लिख दो, बढ़िया रहेगा। अब कोई सी तारीख लिख दो, 17 दिसंबर 2024। किसको लिख रहे हो आप, डीलर को, तो लिखना है द डीलर। डीलर में द में टी बड़ा, डीलर में द बड़ा, डी बड़ा, ठीक है, ध्यान रखना है। जो भी पोस्ट हो द प्रिंसिपल, तो द और प्रिंसिपल दोनों में बड़ा होना चाहिए पहला अक्षर। डीलर कौन सी दुकान का है, वो कोई सा भी लिख सकते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदा या इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है तो कोई सी दुकान का नाम लिख दो, महाराजा इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रोनिक्स, महाराजा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को आप लिख रहे हो, ठीक है। कहाँ पर है ये, पाल रोड जोधपुर, पाल रोड है जोधपुर। अब सब्जेक्ट लिखोगे आप इसमें एक भी क्यों लिख रहे हो, आप लिखोगे द रिप्लेसमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, रिप्लेसमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसके बाद लिखोगे डियर सर, फिर ये सर। अब आप खेद व्यक्त करोगे, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत खेद फील कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से, कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि
आई हैव परचेज्ड, आई हैव बोट, आई हैव परचेज्ड, बोट भी कह सकते हो, परचेज भी कह सकते हो, बॉट खरीदी। ए डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, ए डिफेक्टिव DEFE, डिफेक्टिव सेट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मैंने बहुत ही डिफेक्टिव, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मैंने बहुत ही डिफेक्टिव सेट खरीदा। फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से। किस तारीख को खरीदा, ऑन लगा के तारीख लिखनी है। अब देखो 17 दिसंबर को लिख रहे हो, इसका मतलब 1 दिसंबर को आपने ये खरीदा होगा, दिसंबर 2024। ठीक है, इस तारीख को आप खरीद कर बढ़ा दो क्यों, किस किस रसीद से, वो लिख सकते हो रसीद नंबर। अगेंस्ट केस मेमो नंबर, केस मेमो नंबर, कोई सा केस मेमो नंबर लगा दो, 2425। तो आपने ये बताया कि बहुत ही श्योरी फील कर रहा हूँ कहते हुए कि भी मैंने आपकी दुकान से ख़राब रेफ्रिजरेटर का सेट खरीदा और इस तारीख को खरीदा, यहाँ पर खरीदा। रेफ्रिजरेटर में क्या दिक्कत आ रही है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ये वर्क नहीं कर रहा है। यू शुड रिप्लेस इट, सीधा ही कह सकते हो, यू मस्ट, शुड नहीं, यू मस्ट रिप्लेस इट, तुम्हें रिप्लेस करना चाहिए इट, इसे, विद इन 2 डेज, 2 दिनों से, 2 दिनों में। एज और कंडीशंस, जैसे कि हमारी कंडीशंस थी, शर्त थी कि भी ख़राब हो जाए तो 2 दिनों में ही रिप्लेस करनी है। फिर थैंक यू और योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली जस्ट नीचे आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, एड्रेस, तारीख, डीलर, डीलर का दुकान का नाम, फिर सब्जेक्ट डियर सर, और आपकी दुकान से बड़ा खरीद कर बड़ा दुखी हूँ, ये कार्य नहीं कर रहा है, तुम्हें रिप्लेस करनी चाहिए, धन्यवाद और फेथफुली। बहुत ईजी है, आप लर्न करना है इसको। इसी प्रकार कोई से भी कंप्लेन लेटर हो, बिजनेस कंप्लेन है ये, तो आप इजीली आप लिख सकते हो। इसके अथवा में पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, यानी एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखना है। कैसे लिखना है वो आपको मैं यहाँ देख लो नीचे बता रहा हूँ। तो देखो पोस्ट ऑफ जॉब के लिए कौन सा है, देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। कोई से मान लो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें आप जॉब के लिए लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है खुद का, 124C रानी बाजार जयपुर। अब ये कोई सी तारीख लगा दो, 24 मार्च 2025। किसको लिख रहे हो आप, कॉलेज प्रोफेसर के पोस्ट के लिख रहे हो, तो कॉलेज का जो डीन है या कॉलेज का जो भी है ना, मुख्य, उसको लिखोगे आप, प्रोफेसर कह दो। कॉलेज का कौन होता है, हेड जो होता है ना, HOD। अब कॉलेज का नाम लिखो आप, जो भी कॉलेज है, डूंगर कॉलेज जयपुर, कोई सी जगह का नाम लिख सकते हो। जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको लिखना है। जैसे बैंक के पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो मैनेजर लिखोगे, किसी प्राइवेट संस्था है तो उसमें डायरेक्टर या जो मैनेजर है उसको लिखोगे, प्रिंसिपल को लिखोगे, है ना। उसके बाद में इसका मतलब हेड ऑफ डायरेक्टर जो मेन है उसको लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ ए, कौन सी पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ए, फॉर द पोस्ट ऑफ द कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। उसके बाद लिखना है डियर सर, डियर सर लिख दिया। अब देखो सेम वही है, सबसे पहले खुद का एड्रेस, फिर डेट, फिर किसको लिख रहे हैं, HOD कॉलेज जयपुर, सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉलेज प्रोफेसर डियर सर। डियर सर के बाद में क्या लिखोगे यहाँ पे, आई सा योर एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपका विज्ञापन देखा, योर एडवर्टाइजमेंट भी आपको कैसे पता चला भी
पोस्ट है वेकेंट है कॉलेज प्रोफेसर। आई सा योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेकेंट पोस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ इंग्लिश इंग्लिश से या कॉलेज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लेक्चर के दो कॉलेज प्रोफेसर। आगे प्रोफेसर किसका, इंग्लिश का फिजिक्स का जो भी है वो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, जैसे मैं लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, आप ये कहोगे आई ऑफर, मैं ऑफर कर रहा हूँ सेम कैंडिडेचर, सेम में से वही योग्यता, डेचर यही योग्यता मैं ऑफर कर रहा हूँ फॉर दिस पोस्ट, इससे पोस्ट के लिए। इफ़ यू गिव मी अ चांस, यदि तुम मुझे चांस देते हो, यू गिव मी ए चांस। अब कोई सा भी आपको लिखना पड़े किसी भी पोस्ट के लिए तो यही लैंग्वेज यूज करनी है। इफ़ यू गिव मी ए चांस आई शैल ट्राई टू सर्व योर कंसर्न, मैं कोशिश करूँगा टू सर्व योर कंसर्न, आपके कंसर्न को सर्वे करने का। ठीक है, माई बायोडाटा माई रिज्यूम, रिज्यूम भी देना है, माई रिज्यूम मेरा रिज्यूम है। अब रिज्यूम में क्या आएगा, नेम आपका, नाम लिखो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका पूरा बायोडाटा, एड्रेस है ना, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये पूरा डिटेल आपको देनी है, ये बायोडाटा में लिखना है। ठीक है ना, फिर नीचे लिखना है थैंक यू योर से फेथफुली। अब आपको इसके साथ अटैच भी करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो भी लिख सकते हो, थैंक यू योर्स फेथफुली। ठीक है, तो ये लेटर है, इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा याद करके पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो दोनों लेटर मैंने आपको बता दिया, दोनों इंपॉर्टेंट लेटर है जो वार्षिक एग्जाम में, ईयरली एग्जाम से आने के पूरे चांस है। जो भी है वो आपको लर्न करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपके ईयरली एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे ग्रामर के सेक्शन में। पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पूरा, ताकि आपके आगे सेक्शन में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा आप लर्न करो, जो भी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आया है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपका ईयरली एग्जाम से आने वाला है, मिलाओ कि आपने कहाँ तक सही किया। ठीक है, इसके क्वेश्चन है वो, चलो कोई ना, आपके नंबर है वो 20 में से भेजे जा रहे हैं, कौन कितना भेजेगा, लेकिन आपके लिए अभी ये हेल्पफुल है कि आपके ईयरली एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वार्षिक एग्जाम में, तो इसको आप पूरा लर्न करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं अपने आगे ग्रामर के सेक्शन। ये राइटिंग सेक्शन था, सी सेक्शन आपका आएगा ग्रामर का सेक्शन। तो चलते हैं सी सेक्शन में। फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन ब्रैकेट्स। अब ये कह रहा है सेंटेंस को कंबाइन करना, दोनों सेंटेंसेस को दिए गए शब्दों से। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू बेड, कार्य किया और उसके बाद वो बेड पर गया। तो बिल्कुल सिंपल, ये एडवर्ब क्लोज है, मैंने पहले ही वीडियो डाला हुआ है एडवर्ब क्लोज का, कि एडवर्ब क्लोज में जो कंजक्शन दिया है वो बिफोर आफ्टर जो बीच में लगाना सिर्फ। तो ये फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर ही वेंट टू बेड। ठीक है, इसका मतलब ही फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर ही वेंट टू हिज बेड। अब ये थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, जो कार्य बाद में हुआ वो आफ्टर के बाद आना चाहिए। बाद में क्या कार्य हुआ, बेड पर गया या फिनिश कार्य किया, सीधा सा मतलब हुआ कि उसने पहले फिनिश किया और बाद में बेड गया। तो लिखना है ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने कार्य फिनिश किया आफ्टर ही वेंट टू बेड, बेड पर जाने के बाद नहीं, यानी पहले उसने बेड पर जाने के बाद किसने किया नहीं, ये उल्टा हो गया। ये इससे लिखा जाएगा ही वेंट टू बेड, बेड पर गया आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क।
फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कार्य पूरा करने के बाद वो बेड पर गया। तो पहले वाला आफ्टर का मतलब कार्य फिनिश किया, उसके बाद वो बेड पर गया। ठीक है, ये होगा। आई डोंट नो द टाइम, मैं टाइम नहीं जानता। स्कूल ओपन्स देन, जो देन है उसको हटा दो। अब ये है वो एडजेक्टिव क्लोज है। मैंने कहा वेन से वाक्य जोड़ते हैं, दूसरे वाक्य में देन आएगा, देन हटा दो, इस वाक्य के शुरू में वेन लगा दो, तो ये जुड़ेगा आई डू नॉट नो द टाइम। आई डू नॉट नो द टाइम। वेन द स्कूल ओपन्स, वेन द स्कूल ओपन्स। अब ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। हु, हुज, हुम, वेन, वेन के लिए टाइम आता है, वेर के लिए स्थान आता है, स्थान के लिए वेर आता है। दूसरे वाक्य में वेर में क्या आएगा, देर आएगा। तो देर हटाओ, उस वाक्य के शुरू में वेर लगाओ और दोनों को जोड़ दो। यहाँ क्या है, देन आया है, तो देन हटाओ, उस वाक्य में वेन लगा दो शुरू में और दोनों को जोड़ देना है। अगला दोनों सेंटेंस जोड़ने हैं, इंडिकेट किए गए जो कंबाइन करना दोनों सेंटेंस, इंडिकेट जो ब्रैकेट में उसके अनुसार। कंपाउंड सेंटेंस जोड़ना है इसको। कंपाउंड सेंटेंस के जो प्रीपोजिशन होते हैं, कंजक्शन होते हैं कंपाउंड के, वो होते हैं एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, आइदर और नाइदर नोर, है ना, और देट, सो देट, देयर फॉर। अब इसमें क्या आ रहा है, देखो, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, आई विल फिनिश द वर्क, मैं श्योर हूँ मैं कार्य फिनिश करूँगा। तो ये एक रिजल्ट के रूप में आ रहा है ना, रिजल्ट शो कर रहा है, मैं श्योर हूँ कि कार्य फिनिश करूँगा। ऐसे वाक्यों को डेट से जोड़ा जाता है ना। तो ये आएगा आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, डेट कि आई विल फिनिश, मैं फिनिश करूँगा, द वर्क, कार्य। बहुत ईजी है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मतलब उसमें कोई कंजक्शन नहीं लगाना है, देट, एंड, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, वेयर, वेन, कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपल सेंटेंस बिना कोई कंजक्शन लगाए आपको सेंटेंस जोड़ने हैं। ही सा हिज मदर, ही वॉज ग्लेड, इसका मतलब होता है सीइंग हिज मदर। ये इन्फिनिटिव का यूज करते हुए, इन्फिनिटिव सॉरी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए जोड़ना है। सीइंग, सीइंग में से देखते हुए, पहले वाक्य जो सेकंड फॉर्म उसको फर्स्ट फॉर्म बदलते आई लगाने। सीइंग हिज मदर, सीइंग हिज मदर, अपनी मम्मी को देखते हुए, ही वॉज ग्लेड, वह प्रसन्न हुआ। ठीक है, अगला देखो, आपको फ्रेजल वर्ब यूज करने हैं। हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर वॉज टर्न डाउन, अस्वीकृत करने को होता है टर्न डाउन। उसकी जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट थी वो टर्न डाउन कर दी गई, अस्वीकृत कर दी गई। टर्न के साथ डाउन आ गया, टर्न डाउन, टर्नड। ठीक है, द स्टूडेंट शुड ऑर्डर ऑफ हिज टीचर कैरी आउट, फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट्स को टीचर के ऑर्डर कैरी आउट करने चाहिए, कैरी आउट में से फॉलो करने चाहिए, कैरी आउट मतलब फॉलो करना। द नॉइज टू लाउड फॉर मी टू हियर, देखो टू 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 आ गया, टू लाउड इतना जोर का था मेरे लिए शोर कि मैं सुन नहीं सकता, तो टू टू आ गया, पहले में टू और दूसरे में छोटा वाला टू आएगा। बेस्टमैन एज वेल एज बॉलर्स, एज वेल एज आएगा, बेस्टमैन एज वेल एज ए बॉलर्स, प्लेड वेल, दोनों ने अच्छा प्ले किया। तो ये कंजक्शन की है, बहुत इजी ग्रामर आई है। आपको जो मेरे वीडियोज़ है ग्रामर के वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप देख सकते हो, उससे आप बिल्कुल हेल्प मिलेगी। अगला जो डी सेक्शन है उसमें पैसेज आया है। ठीक है, पैसेज में क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल है। राजकुमार शुक्ला जो चंपारण जो इंडिगो लेसन है उस लेसन से आया है ये। राजकुमार शुक्ला वोज ए शेयर क्रॉपर, ए सही है। राजकुमार शुक्ला वोज पुअर और इलिटरेट, इलिटरेट भी था पुअर भी था, लेकिन यहाँ पैसेज में इलिटरेट है। वेयर डिड गांधी एंड नीट राजकुमार शुक्ला, कहाँ मिला था गांधी राजकुमार शुक्ला से, गांधी मेट राजकुमार शुक्ला एट लखनऊ कांग्रेस सेशन, लखनऊ का जो कांग्रेस सेशन था वहाँ पर मिला। वेयर डिड राजकुमार शुक्ला अकॉम्पनीड गांधी, राजकुमार शुक्ला गांधी के साथ कहाँ गया, एवरीवेयर, हर जगह गया। वर्ड पीजेंट मीन्स फार्मर, पीजेंट का मतलब फार्मर है। वोट वॉज साहिब लुकिंग इन द गार्बेज डम्प्स, साहिब लुकिंग द इन गार्बेज डम्प्स फॉर गोल्ड, सोने को देख रहा था, या फॉर मनी, नोट्स, नोट्स को देख रहा था, सर्च कर रहा था।
वेयर इज ही एंड वेयर ही केम फ्रॉम। ही इज़ नाउ इन सीमापुरी इन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की पेरीफेरी वो सीमापुरी में वो था। ठीक है। ही केम फ्रॉम ढाका, और कहाँ से आया था? ढाका में 1971 में आया था। वोट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पुल। जब पुल में फेंका गया तो उसको कौन सी इमोशंस फील हुई? ही वॉज ए टेरराइज्ड। ही वॉज ए टेरराइज्ड एट द स्टार्ट। शुरुआत में टेरराइज्ड हो गया, बट सेकेंड ही वॉज कॉरेजियस। वो बाद में क्या हुआ? साहसी था। ही थॉट वेन एवर ही विल टच द बॉटम ऑफ द पुल ही विल मेक ए जंप। वो टेरराइज्ड हुआ। देन ही रिलैक्सड, और फिर लास्ट में उसने कौन सी फीलिंग हुई? रिलैक्सड की, अब तो मर गए, कोई बात नहीं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ नहीं, मर गए तो मर गए। ये सीरीज ऑफ है। पहले टेरराइज्ड हुआ, आतंकित हुआ, फिर साहस दिखाया, फिर वो रिलैक्स हुआ। ये उसकी सीरीज ऑफ इमोशंस थी जो उसने पुल में फेंका। तो वोट प्लान डिड ही मेक टू कम द सरफस? ही मेक द प्लान एज सुन एज माई फीट टच द बॉटम ऑफ द पुल आई शेल मेक ए ह्यूज जंप, बिग जंप, मैं बड़ा जंप लगाऊंगा। एंड स्टैम्प माई फीट्स, पेडल माई फीट्स एंड कम टू द एज ऑफ द पुल, पुल के किनारे पर आ जाऊंगा एंड गो, चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए उसने सोचा था। वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बिंग रेट ट्रेप? वर्ल्ड है वो रेट ट्रेप, इसका आइडिया उसने कहाँ से लिया था पेडलर ने? कि ही ड्यूरिंग हिज वांडरिंग के दौरान, पेडलिंग के दौरान, घूमते दौरान, ही इट इट गिव्स हिम अनवांटेड जॉय, है ना। थिंक द इविल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में बुरा सोचकर वो बड़ा आनंद आता था। तो ड्यूरिंग दीज ट्रैक्स, ड्यूरिंग दीज ड्रे ट्रेवलिंग्स जर्नीज, इन यात्राओं के दौरान इस टेक एन आइडिया, उसको एक विचार आया कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि संसार और बड़ी चुई देने के अलावा कुछ भी नहीं है। कि जैसे द रेड ट्रैप ऑफर्स द चीज एंड पोर्क फॉर कैचिंग द मेन ट्रैप, द मेन ट्रैप द माउस। जैसे रेड ट्रैप है वो चूहों को ट्रैप करने के लिए चूहेदानी ऑफर कर रही है, मीट और पोर्क को। उसी प्रकार ये संसार भी आदमी को फंसाने के लिए धन और लालच ऑफर करता है। ही वॉज अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया, वास्तव में वो अम्यूज हुआ। क्यों अम्यूज हुआ? बिकॉज इट वॉज एन्जॉयबल फॉर हिम टू थिंक द इविल ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में बुरा सोचकर उसे आनंद आता था। वाई डिड सोफी वॉन्ट जेसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी? वाई डिडंट सोफी वॉन्ट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी? जो सोफी क्यों नहीं चाहती थी जेंसी से इस प्रकार की कहानी बताया जाना कि वो जोन्स डेनी कैसी से मिली थी। सोफी इसलिए बताना नहीं चाहती थी कि जेंसी को बताने का मतलब जेंसी है वो पूरे पड़ोस में बता देगी, है ना, और सी विल टेल ऑल्सो द फादर, और उसके पापा को भी बता देगी। सेकेंड, जेंसी डिडंट बिलीव द फॉल्स स्टोरी ऑफ सोफी। सोफी की उस कहानी से वो बिलीव भी नहीं करती थी, इसलिए वो बताना नहीं चाहती थी। अगला है 13वां, एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में क्या लिखना है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 से ये पोइम से लिया गया है। इट इज़ रिटन बाई कमला दास के द्वारा ये लिखी गई है। बस ये रेफरेंस में। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है आपको? कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सीधा कॉन्टेक्स्ट द राइटर, द पोएटेस इज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट एंड हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। पोएटेस कोचिन एयरपोर्ट होती है, उसकी मम्मी उसके साइड में बैठी है। एंड शी वॉज फियरफुल टू थिंक अबाउट हिज ओल्ड मदर, हर ओल्ड मदर, अपनी बुढ़ी मम्मी के बारे में सोचकर वो बड़ी फियरफुल है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। इन दीज लाइन्स कवि क्या कह रही है? इन दीज लाइन पोइट सेज दैट she was driving from his parents home to the Cochin airport and she saw her mother sitting beside her in the कार में उसको पास में बैठा हुआ देखा। she had the open mouthed dodging, her face was withered like the face of a corpse। तो इस प्रकार ये उस वो जाते टाइम उसको मम्मी का चेहरा देखा उसने, चेहरा बिल्कुल शव के चेहरे जैसा लगा। तो ये उसने कहा। ये तीनों चीज़ इसमें आनी चाहिए, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये है
Therefore on every morrow are we raising a flowery band to bind us to the earth, in type art of despondence and inhuman dearth of noble natures of gloomy days of the unhealthy and or darkened ways. ये देखो पोइम कौन सी, ये तीनों चीज़ लिखनी है इसमें. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम थिंग ऑफ ब्यूटी. थिंग ऑफ ब्यूटी से लिखी है. इट इज़ रिटन बाई जॉन किट. जॉन किट के द्वारा ये लिखी गई है. कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है. जॉन किट सेज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड इट इज़ रियली कीप अस गिव अस एन्जॉयमेंट. ये इन्जॉय देती है. एंड कीप अस ए स्वीट ड्रीम ऑफ ए स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम्स. मिट्टे सपनों की वो नींद देती है. तो ये बहुत अच्छी होती है थिंग ऑफ ब्यूटी. एक्सप्लेनेशन में क्या रहा है कि वी डोंट वांट टू डाई. हम मरना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी. हम फूलों की माला या पत्थर जुड़ने के लिए गूंथ रहे हैं. इसका मतलब वी डोंट वांट टू डाई बिकॉज ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी एंड दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटीज. ठीक है. तो सेम इसमें भी एक्सप्लेनेशन करना है आपको. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लिखना है. सेंट्रल आइडिया क्या कर रहा है देखो. तो ये पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई पोइम है कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट में कोई कहना चाहता है कि ऑल द ह्यूमंस आर ए सेम. देयर इज नो वन दैट इज डिफरेंट एंड वी शैल कीप क्वाइट. डोंट डू एनी एक्शन फास्टली. वी शैल स्टॉप एंड थिंक वॉट वी आर गोइंग. हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं. ए शॉर्ट ब्रेक में डू ए लॉट ऑफ गुड थिंग्स. एक छोटा सा ब्रेक है वो बहुत अच्छी कार्य कर सकता है. हम जो भी बुरा कार्य कर रहे हैं वो रुक सकता है. वेन वी आर गोइंग टू किल और ब्रदर्स. वेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर्स. जब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. इफ़ यू स्टॉप फॉर ए 1 minute एंड पॉन्डर वॉट वी आर गोइंग टू डू तो डेफिनेटली इट इज़ हेल्पफुल फॉर थिंकिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग. ये थिंक करने के लिए कि हम गलत कर रहे हैं. इसके लिए शॉर्ट ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर ये बात कर रहा है. जेनिफर के साथ क्या आप सिंपथाइज करना चाहते हो जेनिफर. यस ऑफ कोर्स वी वांट टू सिंपथाइज जेनिफर. आंट जेनिफर वॉज ए वेरी मीक लेडी एंड वेरी पोलाइट लेडी. बहुत ही मीक विनम्र लेडी है. एंड शी वॉज टेरराइज बाय द अंकल. अंकल के द्वारा टेरराइज रहे. हर फिंगर्स वर फ्लटरिंग. उसकी अंगुलियां कांप रही है. सो सी इज़ वेरी मीक लेडी. वी वांट टू सिंपथाइज आंट जेनिफर. आंट जेनिफर को हम सहानुभूति देना चाहते हैं है ना. व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड द आंट जेनिफर. आंट जेनिफर का एटीट्यूड कैसा है बोलने वाले का. वो कहना चाहता है कि भी आंट जेनिफर शुड बी लाइक द टाइगर्स. आंट जेनिफर को टाइगर्स की तरह रहना चाहिए. शी शुड नॉट बी टेरराइज्ड. उसे आंत की तरह नहीं होना चाहिए. आगे देखो 15वां क्वेश्चन है. विच लाइन्स टेल अस दैट द अनसफरेबल पेन ऑफ द पोइट फील्स एट द थॉट ऑफ प्लाइट ऑफ द पुअर. ये रोड साइड स्टैंड है जो स्टीफन स्पेंडर कहता है कि जो दुकानदार हैं जो गरीब किसान हैं दे आर ओपन द शॉप एंड दे हैव द अनसफरेबल पेन. बट पोइट थिंक्स दैट द टू एंड दीज पेन्स ही वॉन्ट टू किल ऑल द पुअर पीसेंट्स. उन दुखों को अंत के लिए वो सभी किसानों को मार देना चाहता है. लेकिन वो कहता है दीज आर द चाइल्डिश थॉट्स. ये तो चाइल्डिश थॉट्स है. इन स्पाइट ऑफ पुटिंग दीज फार्मर्स टू किल आई पुट माई सेल्फ टू किल दैट आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम. कि उन किसानों के बजाय मेरे को ही मैं मार दूँ ताकि उनके बारे में सोचना ही नहीं पड़े. ये वो ऐसा सोच रहा है. वाई हैज़ द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर मून. लेट विंटर मून से क्यों कंपेरिजन हुई. बिकॉज हर मदर इज़ वेरी ओल्ड एंड हर फेस वॉज विदर्ड एंड वेरी डिम. उसका फेस विदर्ड था, बहुत ही डिम था, कलरलेस था. सो शी कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर मून. लेट विंटर मून इज ऑल्सो डिम एंड कलरलेस. लेट विंटर मून होता है वो भी डिम और कलरलेस होता है. और उसकी मम्मी भी डिम और कलरलेस थी, विदर्ड थी, बूढ़ी थी. इसलिए उसने लेट विंटर मून से की कि उन दोनों में सिमिलरिटी थी. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरी. डेरी एक लड़का होता है. डेरी वॉज ए 16 year old boy and he was very pessimistic. He was very sadful. बहुत ही दुखी होता है बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज ब्रंट बाय द एसिड. उसका एक चेहरे का एक साइड था वो एसिड से ब्रंट था. सो ही वॉज वेरी पेसिमिस्टिक. बड़ा निराशा था. ही डोंट वांट टू मीट विद एनीवन. वो किसी से मिलना नहीं चाहता था. एंड ही थॉट दैट द पीपल वर थिंकिंग बैड ऑफ मी. लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं. एवरीवन डोंट वांट टू सी मी. कोई मेरे को देखना नहीं चाहता. तो शी हैज़ द वेरी
पेसिमिस्टिक थॉट, बहुत ही पेसिमिस्टिक थॉट होता है। बट एज सुन एज ही मीट द लेम, किंतु जैसे ही वो लेम से मिला, हिज थॉट्स वर चेंज्ड, उसके विचार चेंज हो गए, ही बिकेम ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हो गया था। मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी, स्ट्रेस। आधुनिक संसार है असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और तनाव से ग्रसित है डेफिनेटली। वोट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, उनसे ऊपर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टू ओवरकम दीज वी हैव टू थिंक अबाउट द गुड ओल्ड पास्ट डेज, अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचना चाहिए। एंड वी हैव टू बी अनमाइंडफुल ऑफ देम, उनसे अनमाइंडफुल रहना चाहिए। वोट वुड द महाराजा डू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स को मारने के लिए महाराजा ने क्या किया? ही मैरिड ए प्रिंसेस, उसने एक ऐसी राजकुमारी शादी की, प्रिंसेस, इन हुज किंगडम, जिसके राज्य में देर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, वहाँ पर विशाल संख्या में टाइगर पॉपुलेशन थी, उस राज्य से उसने, उस राज्य की राजकुमारी से उसने शादी की थी। वोट जियोलॉजी फेमना हेल्प अस नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड की हिस्ट्री जानने के लिए हमें कौन सी जियोलॉजिकल फेमिना हेल्प कर सकती है? जियोलॉजिकल फेमिना हेल्प करती है द जियोलॉजिकल फेमिना ऑफ द अंटार्कटिका जियोलॉजिकल फेमिना वो हेल्प कर सकता है टू नो द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जानने के लिए अंटार्कटिका का जो फेनोमिना है वो हमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो सिंपल इकोसिस्टम है और वहाँ पर आराम से जो पृथ्वी के लाखों साल पहले छुपा हुआ कार्बन है वो आराम से मिल सकता है। अब ये करेक्ट चूज करने हैं अपने को इजीली है। डॉक्टर सदाव वॉज ए डॉक्टर सदाव डॉक्टर ही था। हाना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड, हाना डॉक्टर सदाव की पत्नी थी, कपबोर्ड से लेके आई क्विल्ट रजाई। हु टोल्ड बामा अबाउट द अनटचेबिलिटी, हर ब्रदर टोल्ड बामा अबाउट द अनटचेबिलिटी। जितकासा वॉन्टेड टू कीप हर हेयर शॉर्ट, जितकासा अपने बालों को छोटा रखना चाहती थी। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी टाइगर किंग, काल्की इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। What type of continent is the Antarctica? Antarctica is the coldest, windiest and driest. सबसे ठंडा, सबसे हवादार, सबसे सूखा कंटिनेंट है। ये सभी सही है, इसमें डी सही है। तो ये था क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन पेपर को लर्न करना है। अब मैं कह रहा हूँ 2 या 3 बार इसको रीड करोगे तो भी आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।